बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। अगर देखा जाए तो है एक बयान, एक तकरीर के अंदर एक जोशीला बयान, लेकिन उसके नताइज क्या आएंगे और क्या आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज का मुद्दा, आज का मौजू भी यही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये किया है कि जितनी भी कमेटी से, पार्लिमानी कमेटी से जो बॉयकॉट था उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। गो के एक अच्छा फ़ैसला है। इसके नताइज क्या होंगे इस पर भी बात कर लेते हैं। चंद दावे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या उनसे एलाइड शख्सियात के हवाले से किए जाते हैं वो भी हमारी नज़रों के सामने हैं, उस पर भी बात करते हैं। जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सेनेट के अंदर, जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनके दावे अपनी जगह। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा ज़रा जो मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की है या जो बात की है उसके ऊपर जितना रिएक्शन आया है और आ रहा है उसकी अहमियत पर ज़रूर बात की जाए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नाम काफ़ी जनाब जावेद चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। जनाब सईद काजी साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया जनाब सईद काजी साहब आपका। और जनाब हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब। चौधरी साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये मौलाना साहब ने बात तो कर दी, लेकिन उसका जो जवाब या उनका जो रिएक्शन है वो आपने सुन ही लिया, जो उनकी जानिब से आ रहा है। कामरान मुर्तज़ा साहब फरमा रहे हैं, वो तो कहते हैं हम लगड़ बगड़ के कहने पे माफ़ी नहीं मांगेंगे। जो बात मौलाना साहब ने की है वो है तो नहायत काबिल मुज़म्मत, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को दें भी तो क्या इस मामले में दिया जा सकता है किसी को? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, पुराने पॉलिटिशियन है, तीसरी नस्ल उनकी सियासत के अंदर है। वो बेसिकली सेंसिटिव नर्व्स को समझते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे किस वक्त स्ट्राइक किया जाए तो चीख निकलती है। और वो एक बड़े सियासतदान है, ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी बड़ी फॉलोइंग है, बल्कि जनूबी पंजाब के अंदर भी और सिंध के इलाकों के अंदर भी बड़ी फॉलोइंग है। अब तो कश्मीर के अंदर भी उनकी पार्टी जो है वो इस्टेब्लिश हो रही है। तो जब एक सियासतदान को इग्नोर किया जाएगा, वो खामोशी से एक साइड पे बैठा होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब फ़ोन करके उनकी मजाज पुरसी नहीं करेंगे, मोहसिन नकवी साहब वहाँ उनके पास नहीं जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे जो है मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज नहीं करेंगे, तो मौलाना फजल रहमान साहब क्या करेंगे? वो इसी तरह गिलास तोड़ के, प्लेट तोड़ के अपनी तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। अब देखें ना, मौलाना फजल रहमान साहब पिछले 4-5 महीनों से गायब थे, मीडिया के अंदर उनका जिक्र ही नहीं हो रहा था, ना सियासी ईवानों के अंदर उनका जिक्र किया जाता था, ना कोई उनसे मिलने के लिए गया था। उनकी गली जो थी वो बिल्कुल वीरान हो गई थी, बल्कि आज से कोई 7-8 महीने पहले अगर आप जाएं तो उस गली के अंदर डीएसएनजीज होती थी, लगी होती थी गाड़ियाँ एक साइड से दूसरी साइड पे, वहाँ पे लोगों का गुजरना मुहाल हो जाता था। अब वो गली बिल्कुल सुनी हो गई है, वहाँ पे ना कोई बंदा जाता है, ना कोई बशर जाता है, ना वहाँ पे कोई मीडिया का बंदा जाता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने देखें तवज्जो जो थी वो खींचनी थी, उन्होंने एक बयान दिया और बड़ा कैलकुलेटेड बयान दिया, ऐसा नहीं कि उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने जानबूझ के बयान दिया और इस टाइप का बयान दिया है कि जिससे सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट वो मुतासर हो सकती है, फिर उसके बाद सियासी जमातें मुतासर हो सकती हैं, फिर गवर्नमेंट मुतासर हो सकती है, फिर मीडिया, आखिर में मीडिया। तो अब उन्होंने देख लें, मीडिया की तवज्जो खींच ली, सियासतदानों की तवज्जो खींच ली और गवर्नमेंट की तवज्जो 3 दिन बाद ही हुई, लेकिन 3 दिन बाद हुई और एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहले ज़ाहिर है शोहदा को वो कैरी कर रहे हैं, शोहदा का बर्डन है उनके कंधों पे, सबसे पहले वो बोले। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब ने इसीलिए की हैं कि उनको भी याद किया जाए, उनके ऊपर भी तवज्जो दी जाए। मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर तवज्जो आ गई। आज देखें मुनीब फारूक साहब जो हैं उन्हें भी याद आ गया कि मौलाना फजल रहमान साहब इतने बड़े सियासतदान हैं और हमें उन्हें इंक्लूड करना चाहिए, उनके ख्यालात जो हैं मीडिया के ऊपर पेश होने चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान साहब का इतना ही काम था जी कि उन्होंने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई है कि भाई मैं भी हूँ, मुझे भी कभी ना कभी पूछ लिया करो, मेरे पास भी आया करो, मुझे भी फ़ोन किया करो, मैं भी एक पावर हूँ। तो वो बेसिकली अपनी पावर याद करवाना चाहते थे। एक दूसरा, 2 चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं जो मेरा ख्याल है उनका जस्टिफाई है और वो ठीक और दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये जितने शोहदा हैं ये इनके टैक्स पे पलते हैं, तो ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब डेफिनेटली फिर हर महीने को 2-4 अरब रुपया टैक्स देते होंगे, जिसकी बुनियाद पे ज़ाहिर है फिर अफवाज पाकिस्तान को तनख्वाहें मिलती होंगी या पुलिस को तनख्वाहें मिलती होंगी और उस तनख्वाहों की बुनियाद पे लोग अपनी जान कुर्बान कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो पर्सनल टैक्स है ना, जो अपनी बिजनेस से दे रहे हैं, जो अपने मदारस से दे रहे हैं, जो अपनी ज़मीनों से दे रहे हैं, वो कौम के सामने आना चाहिए। वो नहीं कि वो पार्लियामेंट हाउस के तो तमाम लोग जो हैं को 55,000 रुपया 1 मिनट का खर्चा होता है पार्लियामेंट हाउस का, वो तो मैं टैक्स दे रहा हूँ या मुनीब फारूक साहब आप टैक्स दे रहे हैं या सईद काजी साहब टैक्स दे रहे हैं,
और इन लोगों के टैक्सों से वो पार्लियामेंट जो है वो पल रही है, उसके अंदर एसी चल रहा है, उसके अंदर बिजली चल रही है, उसके अंदर पार्लियामेंटेरियन को तनख्वाहें मिल रही हैं, और उन तनख्वाहों से अगर थोड़ा सा पोर्शन दोबारा टैक्स की मद में जमा भी हो जाता है तो उसको टैक्स कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़ाहिर मजदूरी तो ये लोग कर नहीं रहे जिसकी बुनियाद पे, या किसी कारपोरेशन के मुलाजिम तो नहीं है ना जी जिसकी बुनियाद पे इनका टैक्स कट रहा है। टैक्स वो होगा जो इनकी आमदनियों में, जो पर्सनल आमदनी है, जो इनकी बिजनेस है, जो इनके पेट्रोल पंप्स है या डीजल का कारोबार है, वो है जो ज़ाहिर ईरान से आ रहा है, या फिर उसके साथ साथ वो ज़ाती ज़मीनें हैं उनकी, या ज़ाती मजारत है उनके, और उनके अंदर चंदा आ रहा है, तो उसमें से जितना टैक्स दे रहे हैं वो डेफिनेटली उस पर फिर पुलिस को भी जा रहा होगा, फिर फौज को भी जा रहा होगा, और उस टैक्स की बुनियाद पे वो शहीद भी हो रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कौम के सामने वो टैक्स होना चाहिए। दूसरा, मुर्तजा साहब का मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, बड़े शानदार इंसान है, बहुत ही मजेदार आदमी है, मैं दिल से उनका एहतराम करता हूँ। मेरी उनसे एक दरख्वास्त है कि ये जो लगड़ बगड़ है उनके बारे में जरा वजाहत कर दें कि लगड़ कौन है और बगड़ कौन है, जिसको समझते हैं, ताकि उनसे भी हम पूछ लें कि भाई आप कौन होते हैं जो जबरदस्ती इनको कह रहे हैं कि बयान दें, आप इनकी अपनी मर्जी का बयान दें। अच्छा, वैसे सईद काजी साहब, ये अटेंशन सीकिंग है मौलाना साहब की जानिब से, या आपको लगता है कि मौलाना साहब की बात को किसी ना किसी तरह हम थोड़ा सा, मैंने जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्तेलाह इस्तेमाल की, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उनको कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं, लेकिन बहरहाल जो उन्होंने फरमाया है ये अटेंशन सीकिंग एक्सरसाइज है या क्या है, और अगर ऐसी थी तो फिर तो ये बैकफायर कर गई है। इसमें मैं पहले एक बाय एंड लार्ज मैं भी वही बात करूंगा जो जावेद चौधरी साहब ने की, मगर मैं जरा एक और एंगल से बात करता हूँ। एक अजीम इनकलाबी और जर्नैल ने कहा था कि जो फौज होती है वो रेप्लिका होती है समाज का, समाज में जितने तबकात होते हैं इतने फौज में भी होते हैं। अब चूंकि मैं एक फौजी बेल्ट का रहने वाला हूँ और मैंने बहुत तकलीफ इस अंदाज में देखी है कि 71 की जंग में जब मेरे अपने फर्स्ट कजन्स जो हैं वो या भाई बहन लड़ रहे थे तो मुसल्ले पे बैठी हुई औरतों का क्या हाल होता था। ये वो फौजी नहीं थे जिन्होंने, उनमें से वो अयूब खान नहीं था जिसने मार्शल लॉ लगाया था। बात ये है कि बिल्कुल जावेद चौधरी मेरे भाई की बात ठीक है कि वो सिर्फ अटेंशन सीख नहीं कर रहे, वो कहते हैं केक में मेरा हिस्सा कहाँ है। ओके भाई, बात ये है कि आपकी इधर गुजरावाला में क्या ख्याल है कि सिविल आजादियों के लिए नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा मरियम नवाज ने तकरीर की थी। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम हैं, हम आए थे जनरल जिलानी के साथ। पीपल्स पार्टी की बर्बादी में जब एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की या मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी तो हजूर हम खड़े थे आपकी खातिर, तो आप जो है आप इमरान खान को ले आए हैं। बात ये है कि इनका प्रॉब्लम क्या है। इनका प्रॉब्लम ये है कि जब इन्हें हुक्मरान तबका दस्तरखान से उठाता है या कहता है ये गोल बोटी तुम्हें नहीं देनी हमने जी, तो ये कहते हो सिविल आजादियों खतरे में पड़ गई हैं, और बाहर निकलो, मारनी डंडे खाओ। और ये LFO के साइन करके जब आप चले गए थे, गवर्नमेंट ले ली थी आपने, वो क्या था। तो भाई आपकी ये जो छीना झपटी की सियासत है, पाकिस्तानी हुक्मरानी का जो भी सेटअप है, इसमें लड़ो, मगर वो बेचारे जो जाने दे रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुनीफ फारूक, आप चकवाल के रहने वाले हो, मेरे घर के ऐन सामने एक बुजुर्ग खातून, सारी उम्र में बच्चा था, वो चौखट पे बैठी रहती थी। तो चौखट, मैंने अपनी वालदा से पूछा कि ये दादी कौन है, तो उन्होंने कहा कि सेलर था, इनका बेटा सेलर था, वापस नहीं आया। तो बात ये है कि वो जो उनको अलग करें उनसे, ताले आजमाओं से, जाओ ले लो अपना हिस्सा जो खाना है तुमने, हक हलाल जो तुम खाते रहे हो सियासत में बैठ के, ऑल एंड सन्ड्री। मैं ये नहीं कहता कि अनुज कर दो या कर दो। तो आई थिंक he should have taken care of the sensitivities of the middle and lower middle class तबका, जिसके तबके जो अभी अमेरिका है, मिसाल के तौर पे अमेरिका में किसी हुक्मरान तबके का सिर्फ एक उसने निकाला था, वो मूर ने, कि टॉमस मूर ने, कि एक सेनेटर का बच्चा था, बाकी सारे मेहनतकशों के बच्चे हैं जो जाने देते हैं और जो इन हुक्मरान तो बात यह है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, मैं पिछली यौम दिफा में गया अपने इदारे की तरफ से उनके घरों में कुछ तो ताइफ देने, तो मैंने उन माओं को देखा मुसल्ले पे बैठी हुई। मैं कई घरों में ऐसे भी नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। तो मैं समझता हूँ आप अपना अकाउंट कहीं और सेटल करें, कहीं और से हिसाब मांगे। जिससे लड़ाई होती है तो जब होती है हम हमारे तबके को गाल पड़ती है,
देखो जी, मैं एक दिन एक टीवी देख रहा था, देखें अगर आप मुझ पे एहसान ना करते तो मैं आपकी जगह ना होता, बल्कि एक चपड़ासी, यानी चपड़ासी होना गाली है, सिपाही होना गाली है, जर्नैल होना खुशी की बात है, ये सियासतदान होके जो है वो किक बैकें लेना और वो ठेके बेचना अच्छी बात है। सो प्लीज ठीक है। कीप द honest people of this country who run this country away from this dirty war of China जपटी। ठीक तो मैं इसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करता। अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है तो खुल के उनसे बात करें जिन्होंने आपको इक़्तिदार से बाहर रखा हुआ है, या किसी हवालदार ने आपको इक़्तिदार से बाहर नहीं रखा हुआ, कप्तान नहीं रखा हुआ, टॉप मिलिट्री ब्रांच से कोई लड़ाई है तो लड़ दो, ठीक है। हाँ नहीं, उनसे तो फिर मामला और है। हसन अयूब साहब, ये चलें जो मौलाना साहब ने कर लिया है ये बैकफायर तो कर गया है। आप जितनी मजम्मत इसकी देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे लीडरशिप हर कोई, और मुझे तो लगता है शायद वज़ीर आज़म की जानिब से भी कोई और सदर मुमलिकत की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट आ जाएगा या कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगा एज वी स्पीक। इसकी काफ़ी इंडिकेशंस हैं। ये बैकफायर कर गया है, मौलाना साहब के लिए नुकसानदेह होगा या आपको लगता है कि नहीं वो सर्वाइव कर जाएंगे इस तरह की चीज़ों को? देखिए, आई डोंट नो कि वो सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मौलाना जिस कद काट के सियासतदान है, पूरी कौम उनकी तरफ देखती है, उनकी बहुत से फॉलोअर्स हैं, चारों सूबों के अंदर उनकी फॉलोइंग मौजूद है, इवन के एजेके और जीबी के अंदर भी उनकी फॉलोइंग है। मौलाना फजल रहमान हमेशा बड़ी एक मुतवाज़न गुफ्तगू करने वाली शख्सियत हैं, लेकिन इस मरतबा आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मौलाना गुस्से में थे, कोई फ्रस्ट्रेशन थी, या क्राउड को देखकर, या पहले से ये उन्होंने यानी तोल कर फिर बोला है, लेकिन जो भी बोला है उन्होंने गलत बोल दिया है। अब इंसान है, इंसान से गलती होती है, और मौलाना से भी एक बड़ी गलती जो है वो सरजद होगी है। मौलाना का इसका नुकसान ही हो रहा है। अब कितना नुकसान होगा ये आने वाला वक्त साबित करेगा, लेकिन यकीनी तौर पर इसमें बेहतर ये होगा कि वो अपने अल्फाज को वापस ले लें। लेकिन मैंने जो कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी या दीगर लोग जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद तो जो यानी ऐसे जो है मालूम होता है कि ये गलती अगर हो भी गई है तो इसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम डट चुकी है। ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि उनकी बाकी जमात के लोग भी, यानी हमदुल्ला साहब भी जो है वो, हाफिज अब्दुल्ला साहब भी, उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी है। अच्छा जी। अब जो कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू देख लें, अब मौलाना साहब ने तो उसके ऊपर जो है वो बाद में कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट जरूर दिया है, लेकिन जो उन्होंने शोधा की डिसरिस्पेक्ट की है उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की। मैं दिल से मौलाना फजल रहमान की बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ी कदर की निगाह से उनको देखता हूँ। मौलाना एक रियली जो है अच्छे सियासतदान है, बड़े जीरक सियासतदान है, और हमेशा वो सियासत जो है वो बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स वो करते चले आए हैं। मुझे याद है कि 2018 के इंतखाबात के बाद जब नवाज शरीफ साहब या दीगर जमातें जो है वो चाह रहे थे कि हम असेंबलीज का जो है वो मौलाना चाह रहे थे कि असेंबलीज का बाइकआउट किया जाए, तो बाकी जमातों ने कहा जी कि नहीं, हमने जो आना है कि मौलाना मजबूर होकर उनके साथ जो है वो राजी हो गए। तो शहबाज शरीफ साहब की बात मान ली, महमूद खान चकज़ई की बात मान ली मौलाना ने, तो मौलाना बड़े फ्लेक्सिबल रहे हैं। अभी वो रिजिडनेस क्यों शो कर रहे हैं, उनकी जमात इस गलती के ऊपर रिजिडनेस क्यों शो कर रही है, ये चीज भी मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, राष्ट्रवादी के पीपल्स पार्टी हो जाए, मुस्लिम लीग नवाज हो जाए, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौलाना के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म उन्होंने शुरू कर दिया है। कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो मौलाना के इस बयान के ऊपर जो है वो मौलाना की तारीफ कर रहा हो। तो मौलाना के लिए खुद ही एक वेकअप कॉल है कि मौलाना को सोचना चाहिए कि गलती हो गई है। अगर उन्होंने सियासी बयान भी दिया था या उन्होंने अटेंशन जो है वो सीख करने के लिए बयान दिया था, तो इसका फायदा नहीं, उनको नुकसान हो रहा है। तो बेहतर उनके लिए यही है कि इस बयान को वापस ले लिया जाए। जहां तक जो लश्कर कायम करने वाली बात है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस मुतल्लिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो लश्कर बने हैं केपीके के अंदर, जो कि पुलिस वालों ने जो है वो लश्कर बनाए हैं, और पुलिस वालों ने लश्कर बनाकर जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ जो है वो उन्होंने कार्रवाई की है। इसका उस बात से क्या ताल्लुक है, मौलाना ने ये बात क्यों कही है, ये बात मेरी समझ से बालातर है। अगर लश्करों की बात हो रही है तो वो पुलिस वालों ने केपीके के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बन्नू हो जाए या दीगर अजला हो जाए, जहां पर ज्यादा इस वक्त दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है, वहां पर लश्कर कायम हुए हैं, जिन्होंने कुछ वहां पर लोगों को यानी मावरा अदालत कत्ल भी किया है, जो कि दहशतगर्द उनको जो है वो करार जो है ठहराया था। लेकिन मौलाना की गुफ्तगू समझ से बालातर है। जी, मैं चौधरी साहब आपकी तवज्जो, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने दो, उनकी वो टेलीविजन प्रोग्राम में थे, दो बातें थी जो मैं मौलाना जो राजा साहब की मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जरा मैं चाहता हूँ उसको भी हम डिस्कस। एक तो फिर वही जो एक घिसी पिटी बात है मुज़ाकरात के हवाले से, वो तो खैर उस पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर यही तासुर दिया जा रहा है कि
सारा जो फैसला साजी का इख्तियार था वो खान साहब के पास था, और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बनी गाला नहीं जाना चाहता, और ये जबकि हकायक। अच्छा, एक ये मामला है चौधरी साहब, और अच्छा चौधरी साहब, आज एक ये खबर भी आई है, वो अलहदा हमें नहीं पता रात तक ये बाउंस हो जाए या पीछे चली जाए, खुद विड्रॉ कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कमेटियों के बायकॉट, पार्लिमानी कमेटियों के बायकॉट का फैसला था, उसको वापस लिया गया है, वो ख़त्म किया गया बायकॉट। दूसरी तरफ ये तासुर अभी भी दिया जाता है कि नहीं, खान साहब तो किसी वक्त भी बनी गाला जा सकते थे, ये उन्होंने फैसला खुद नहीं लिया। अच्छा, इसमें ना क्योंकि कई लोग इन्वॉल्व थे इन किस्म के डायलॉग के अंदर, कई ग्रुप्स थे, जैसे कि बाहर से डॉक्टरों का एक ग्रुप भी आया था, फिर एक बिजनेसमैन है अमेरिका के अंदर, वो भी आए, आके वो इमरान खान साहब से मिलते भी रहे, जाके जेल के अंदर उनकी मुलाकातें भी हुई, एक उन्होंने भी एक फार्मूला पेश किया था। फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो थे 4-5 फार्मूले वो लेके फिरते रहे। फिर बैरिस्टर सैफ साहब जो थे उनका भी एक फार्मूला था, वो भी जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करते रहे। लीमा खान साहबा के पास भी एक फार्मूला था, उनको भी एक ऑप्शन दिया गया था, वो भी एक ऑप्शन जो एक्सरसाइज करती रही। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डील्स करने की कोशिश की, लेकिन एक ख़ास लेवल के बाद जाके वो सारी डील्स ख़त्म हो जाती थी। अगर इमरान खान साहब हाँ भी कर देते थे तो एक ख़ास लेवल के बाद जाके वो हाँ भी, उसका भी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं निकलता था। ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एफर्ट नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल एफर्ट किया है। इस वक्त भी राजा नासिर अब्बास साहब जो मोहसिन नकवी साहब के साथ रब्ते में हैं, और पार्टी ने खुद राजा साहब से कहा है कि आप मोहसिन नकवी साहब से रब्ता करें और मामलात को सेटल करने की कोशिश करें। सरदस्त पार्टी ये चाहती है कि जो हाई कोर्ट के अंदर इनके केसेस चल रहे हैं और जो स्पेशल कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं उनमें सज़ा ना हो किसी को भी, क्योंकि अगर वो सज़ा हो जाती है तो यहाँ से 20-25 MNAs और सेनेटर्स और फारग हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जो अलीमा खान साहब है वो भी गिरफ्तार हो जाएंगी, वो भी जेल चली जाएंगी। तो पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से वो जो केसेस हैं उनको ठंडा किया जाए या उसको थोड़ा सा लंबा किया जाए। तो राजा नासिर अब्बास साहब मोहसिन नकवी साहब के साथ ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ अचकज़ई साहब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके राना सनाउल्लाह साहब के ज़रिए मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पार्टी एक साइड से इस लेवल तक डील कर रही है, और दूसरी साइड पे इमरान खान साहब का जो इमेज है उसको भी वो नीचे नहीं आने दे रहे। जबकि इससे पहले कई डील्स जो हैं वो लॉक होती रुकी हैं, क्योंकि उसकी वजह यह कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इन डील्स के हक में नहीं है। वो कहती है कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने जेल को देखें, जेल के वक्त को देखें, अपने केसेस जो हैं उसको आप इंसाफ और कानून के मुताबिक हैंडल करें, और अगर आपने कोई डायलॉग करना है तो आप जाके गवर्नमेंट से करें, पॉलिटिकल पार्टी से करें, हमारा ये केक ही नहीं है, हम इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है। तो वो जो डील्स हैं वो ज़ाहिर है फिर आगे नहीं बढ़ती। दूसरी दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि ये जो गवर्नमेंट है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये इमरान खान साहब के साथ डील करके या उनको बाहर ला के अपने पाँव के ऊपर, दोनों पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? तो इनको तो सूट ही नहीं करता कि इमरान खान बाहर आए, वो तो चाहेंगे कि इमरान खान अंदर ही रहें। तो कोई डील जो है इनके साथ तो पॉसिबल नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट जो वो डील करने के हक में नहीं है, वो कहते हैं जी हमने तो मामला जो है सेटल कर दिया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ है, हमारे पास आए ना, आप बात ही ना करें। तो फिर डील इन्होंने करनी किसके साथ है जी? और दूसरी एक जो बहुत बड़ा फिनोमेना है मनीष साहब, वो ये ज़हन में रखें कि ये जो पूरी पार्टी है ये नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। बस अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो क्या राजा नासिर अब्बास साहब फिर अपोजिशन लीडर होंगे सेनेट के अंदर, या फिर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली में, या फिर बैरिस्टर साहब जो हैं वो क्या चेयरमैन होंगे पार्टी के? मुझे खुद बताना, ये सारे फारग हो जाएंगे सर। इवन सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो हफ्ता नहीं निकाल सकेंगे वहाँ पे। तो ये जानबूझ के उनका प्रोफाइल हाई करते हैं कि जी इमरान खान तो तैयार ही नहीं है, इमरान खान फांसी लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, इमरान खान ने बाहर आना ही नहीं है, इमरान खान तक कहता है मैं 10,000 साल तक जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। ये प्रोफाइल इतना हाई करना चाहते हैं कि इमरान खान किसी जगह डील करे ही ना, वो बात ही ना करें, क्योंकि उसको इतना पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया जाए या बांस के ऊपर इतना चढ़ा दिया जाए ऊंचा कि वो नीचे आ ही ना सके। तो ये सारी की सारी एक डेलिब्रेट एफर्ट है कि इमरान खान का प्रोफाइल हाई रखें, उसका मोरल हाई रखें कि जी आप चढ़े नहीं, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन जाएं, आप जो है ना बड़े बड़े दुनिया के अंदर लीडर रहें, आप वो बने, आपको ये छोटा मोटा ओहदा जो है, छोटी मोटी जो कंप्रोमाइज़ है वो करने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी साइड पे ये जो हैं सिर्फ ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ जो डील हो, सिंपल ये डील हो कि हमारे जो केसेस हैं उनका फैसला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये इमरान खान साहब के हक में नहीं है, ना पार्टी है ना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सूट नहीं करता, पार्टी को भी सूट नहीं करता।
करता, इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, वो चाहती है, वो कहती है जी हमारा केक ही नहीं है, हमारा इशू नहीं है, हमारे इतने बड़े मसाइल हैं, हम अफ़गानिस्तान के साथ निपटें, हम BLA के साथ निपटें, हम TTP के साथ निपटें, हम ईरान और अमेरिका की सुलह करवाएं या इमरान खान साहब के साथ बैठ जाएं। तो वो और इश्यूज़ के अंदर इस वक्त लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, या इंडिया को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो ये है सिनेरियो सारे का सारा सर। अच्छा, ये जो एक बात काजी साहब, इसमें ये जो राजा साहब आज बयान फरमा रहे हैं, इसके ऊपर जो उस वक्त वज़ीर आला थे अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में एक तौजीह पेश की थी। इनफैक्ट उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया था। अच्छा, ये सजेशन गंडापुर साहब का था, ये नहीं हो सका। ये प्रपोजल उनका गंडापुर साहब का था सर, ये इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रपोजल थे। बैरिस्टर सैफ साहब भी प्रपोजल लेके जा रहे थे, अली मीन गंडापुर साहब भी लेके जा रहे थे, अलीमा खान साहबा के प्रपोजल थे, बुशरा बीबी की प्रपोजल्स थी, फिर कुछ एक्स रिटायर्ड जनरल्स हैं उनकी भी प्रपोजल थी, वो भी प्रपोजल लेके कर रहे थे। फिर लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का प्रपोजल नहीं था सर, ये आप भी ये कह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं इस सारे मामले। ठीक। अच्छा काजी साहब, फिर क्या ये जो अब आज भी राजा साहब ये कह रहे हैं कि वो खान साहब नहीं माने, ये बेनिफिट करता है इमरान खान साहब को या नहीं करता? देखिए, बुनियादी तौर पर खान साहब का जो उन्होंने गेन किया है, या जो वो पॉलिटिकल जो कैपिटल है, ये पहली बात तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट और जो इमरान खान कॉन्फ्लिक्ट को जहां ले गए और जहां एस्टेब्लिशमेंट ले गई है, इररिकॉन्सिलेबल है, नाकाबिले मसालियत ये लड़ाई है। अब ये है कि कैसे डील कैसे होती है। देखें, ईरान की डील तभी हुई जब घुटनों पे अमेरिका आ गया था। तो जो पॉलिटिकल लीडर का कैपिटल होता है वो स्ट्रीट पावर होती है। इमरान खान के पास वोटों से ज्यादा इलेक्टरल पावर है, लेकिन पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं है, और सेकंड और थर्ड टीयर जो है वो खासी मशकूक किस्म की लॉयल्टीज है उनकी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि चूंकि खान साहब का जो हमारशिया है या जो ट्रेजिडी है वो ये है कि खान साहब अपनी पॉलिटिकल जो इनके साथ ज्यादती हुई और बाकायदा हुई और हो भी रही है, उसको लिंक नहीं कर सके अपनी स्ट्रगल को आपकी जो बुनियादी आज की डिमांड्स है। आज तहरीकें पूरी दुनिया जो के खित्ते में जो तहरीकें चल रही हैं वो दोबारा से 60s और 70s की तरह, मैं बार बार कहता हूँ, वो इंसानों के माशी हकूक के हवाले से चल रही हैं। वतन अजीज में भी जो एक आध चल रही है वहां पर भी यही इश्यूज हैं। इन इश्यूज को वो जोड़ नहीं पाए। इमरान खान की ट्रेजिडी ये है कि वो उन्होंने ये समझा था कि पाकिस्तान की जो जमहूरी और जमहूरी निज़ाम है, ये हम इसका थोड़ा सा ओवरहाउल करके से इंग्लैंड बना देंगे। ऐसी नहीं, पाकिस्तानी कैपिटलिज्म में और यूरोपियन एडवांस कैपिटलिज्म नंबर में एक फर्क बहुत बड़ा था। और दूसरा ये कि जो अगर हम इनके कंपैरिजन करें, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो तहरीक कामयाब क्यों हुई, और वो बड़ी हद तक उन्होंने एक बड़ी आमरीत को जो है उन्होंने टॉपल भी कर दिया था। तो आप देखें कि वहां पे ट्रेड यूनियन मौजूद थी, वहां पे जो है वो आपकी ये ज़ियाउल हक ने क्यों खत्म की थी रेलवे, वहां की रेलवे की यूनियन थी, रेलवे पे तहरीकें चलती थी। तो बात ये है कि ये एक, मैं समझता हूँ, फिक्री मुगालता था खान साहब का। खान साहब अनडाउटेडली बहुत बड़ा यहाँ पे उसने एक इलेक्ट्रल, और उसकी जो यानी हमायत भी है वो बेसिकली एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एलीट की नफरत ज्यादा है उसमें, और उस सवाल से लोग हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिस तरीके से आप देखें कितना हार्डन वर्कर था पीपीपी का, जितनी उसने भी लड़ाई और मार खाई है अल्लाह ही जानता है। ये किला आपको याद होगा, नहीं याद होगा, हमें ये लाहौर का किला याद है, और मैं उन वर्कर से जाती तौर पर इंटरव्यूज मैंने किए हैं जो उन पर उस जमाने में गुजरी थी। तो ये है, इमरान खान खुद नहीं कर रहा। इमरान खान के जितने करीबी दोस्त बचपन के मुझे मिले हैं, मैं तो ज्यादा दफा उनसे नहीं मिला, और उन्होंने मुझे शुरू में कह दिया था, मतलब आफ्ताब गुल साहब जिनका आखिरी टेस्ट और उनका पहला टेस्ट एक था, और बहुत करीबी आदमी और दानिश्वर भी हैं, मुझे एक बात उन्होंने कही और सही साबित हुई कि इररिकॉन्सिलेबल है, किसी के साथ भी लड़ जाएगा, कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अब क्वालिटेटिव चेंज इसी सूरत में आ सकती है कि अगर जमीन बदले, गली गर्म हो, खेत खलियान गर्म हो, इस तरह 68 5 नवंबर में हुआ था, और उसे ये गर्म करने में कामयाब हो जाएं। मगर वो मुझे सही नहीं लगता कि सेकंड टीयर में बड़ा लीडर ही कोई नहीं है। और दूसरी बात ये कि नजरियाती तौर पर इमरान खान एक राइट विंग रिफॉर्मिज्म है, और राइट विंग रिफॉर्मिज्म का जमाना गुजर चुका है। कल सर्वे आया है अमेरिका में जो छपा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि अमेरिका के 50% से ज्यादा लोग कहते हैं
कि कैपिटलिज्म को जो है ये कूड़ेदान में फेंको, हमें सोशलिज्म चाहिए, ये अमेरिका में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इनकलाबी नजरियात की जरूरत है और वही लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। और अगर ये आप चला सके तो चला दीजिएगा। कश्मीर का जो इशू है वो इकोनॉमिक इशू है। उनकी अगर आप डिमांड देखें तो उसी सी बिजली की कीमत से शुरू हुई थी। तो इस वक्त या खित्ते में जितनी तहरीकें चली है, नेपाल में जो चली है, बांग्लादेश में जो चली है, जो 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 इधर इधर श्रीलंका में चली है, एक तो वो लीडरलेस थी, पॉलिटिकल पार्टी कोई लीडरशिप वहां पे नहीं थी, और बुनियादी तौर पर जो जैन जी कोई नहीं थी, वो जैन बी थी, पुक थी, वो उनको भूख बेरोजगारी बाहर लेके आ रही थी। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। इसी पे पूरी दुनिया में तहरीकें बन रही हैं, मगर इस सारे सेंटीमेंट को, इस सारी मूवमेंट को लीड करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर से सारी पार्टियां कोऑप्ट हो चुकी हैं और वो बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया में ये हो गया है कि रूलिंग इशराफिया और रूलिंग स्ट्रक्चर एक तरफ हो गए हैं, अवाम एक तरफ हो गए हैं। अभी दुनिया की तहरीक और पाकिस्तान की तहरीक यहाँ फंसी हुई है। हसन अय्यूब साहब, ये जो बात अभी चौधरी साहब ने बात की, और चौधरी साहब ने तो इनफैक्ट मेरे ख्याल में आप चौधरी साहब इस हवाले से हमेशा बड़े क्लैरिटी से बताते रहे हैं कि जो भी इंप्रेशन क्रिएट किया जाता रहा है मफाहमत का ऑफर्स के हवाले से, इसमें हकीकत कोई नहीं है। और मैं हमेशा इस हवाले से चौधरी साहब का बड़ा मद्दार रहा हूँ कि उन्होंने बगैर कोई लफ्ज़ इधर उधर किए बड़े क्लियरली कहा है, और बड़ा उसकी फिर हमारी ट्रोलिंग भी बड़ी होती है। आज भी ये इंप्रेशन दिया जाता है कि नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, खान साहब खुद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और वो नहीं करेंगे कभी भी किसी के साथ। देखिए, बात यह है कि ये तो बार बार एक डेड हॉर्स को जिंदा रखने के लिए, जो कि एक शख्स इररेलेवेंट हो चुका है क्योंकि कन्विक्शन उनकी हो चुकी है, वो सियासत से आउट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें, जो कि मोजलिस चीफ जस्टिस जो है, साबिक चीफ जस्टिस का, बल्कि दो चीफ जस्टिस साहिबान का फैसला बनता है जी। एक तो साकिब निसार साहब और साथ उनके उमरता बंदियाल साहब भी उसका हिस्सा थे, और तीसरे जज थे उनके साथ इजाजुल हसन। उन्होंने कहा था कि जी सजायाफ्ता शख्स जो है, वो कॉन्विक्ट शख्स जो है, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। तो वही कॉन्सिक्वेंस उनके ऊपर आज इमरान खान साहब के ऊपर लागू होता है, और वो आज सियासत से आउट हो चुके हैं, यहां तक कि वो कौंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकते। तो इसके बावजूद उनके लोग कहते हैं जी कि इमरान खान जब आएगा तो देखिए दर दीवार हिल जाएंगी, जो है वो रियासत जो है वो अपने घुटनों के ऊपर आ जाएगी और इमरान खान को इख्तियार दे देगी। ये वो जरी शेख चिल्ली के ख्वाब है, जो कि कम अज कम मुझे माजी जब मुस्तकबिल करीब के अंदर शर्मिंदा ताबीर होते दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, काजी साहब माजरत के साथ, और कहाँ इमरान खान साहब। जुल्फिकार अली भुट्टो को तो वज़ारत उज़्मा से हटाकर एक डिक्टेटर ने हुकूमत दी थी। इमरान खान साहब को पार्लियामान ने वोट आउट किया है। ये पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म है जिसको पार्लियामेंट ने किक आउट किया है। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि फिर ये वही वज़ीर-ए-आज़म है जिनकी जो अदालत के अंदर चोरी साबित शुदा है, उनकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई है। तो उसको कंपैरिजन अगर जुल्फिकार अली भुट्टो से करना चाहे तो माजरत के साथ ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो, ये बात मैं इत्तेफाक करता हूं कि वो हमेशा ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जिससे इमरान खान का कद तो बहुत बड़ा नजर आए, लेकिन उनकी मुश्किलात में रत्ती भर भी कमी ना आए। जैसे वो कहते हैं कि वो डट के खड़ा है कप्तान, वो झुकेगा नहीं, वो जनाब कोई डील जो है वो नहीं करना चाहते। ये एक बार जो है उनकी एक बात बनाने की कोशिश की जाती है। उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके कल्ट फॉलोइंग है इमरान खान साहब, ठीक हो गया जी। और वो कल्ट फॉलोइंग इसी किस्म की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब की फॉलोइंग को खुश रखने के लिए ये लीडरशिप ये बात भी करती है ताकि उनको किसी किस्म की कोई एफर्ट्स ना करनी पड़े। वैसे वो एफर्ट कर भी कह सकते हैं, सवाल ये है अब मामला तो उनका कोर्ट के अंदर है। 190 बिलियन पाउंड केस के अंदर अगर मुनीर फारूक साहब आपको बताऊं तो उसके अंदर तो ये दलाल देने से भाग रहे हैं। यानी 10 मिनट का केस कहते थे सलमान सफदर साहब, और अब वो पिछली 4 समातों से वो एक लफ्ज तक नहीं बोल रहे, और बार बार अदालत इंतजार कर रही है कि आप आए और दलाल दें, लेकिन दलाल नहीं दे रहे, और ना ही इन्होंने दलाल देने हैं, क्योंकि उस केस के अंदर इमरान खान साहब की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित शुदा है। इसमें 1% भी रियायत नहीं है जी उनके लिए। लास्ट वर्ड चॉइस साहब, इनकलाब कोई वो आ सकता है इस हवाले से या नहीं? सर, ये इनकलाब की तारीखें बड़ी दिलचस्प हैं। इनकलाब हमेशा ठंडे इलाकों के अंदर आया है। आप रशियन इनकलाब देख लें, आप फ्रेंच इनकलाब देख लें, आप चाइनीज़ इनकलाब देख लें। इनकलाब सिर्फ ठंडे इलाकों में आता है, गर्म इलाकों के अंदर सिर्फ अनारकी होती है या इस्टेब्लिशमेंट लोगों को सड़कों के ऊपर लेके आती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। आप ट्यूनिस के अंदर देख लें, उसे
इंटरनेशनल जो स्टैब्लिशमेंट थी वो लोगों को बाहर लेके आई थी। आप हुस्नी मुबारक के ख़िलाफ़ देख लें, वो लोकल स्टैब्लिशमेंट जो थी वो लोगों को बाहर लेके आई थी। आप जो इराक़ के अंदर देख लें जो कुछ हुआ था, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने किया था। लिबिया के अंदर जो कुछ हुआ था, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने किया था। इनकलाब कोई नहीं आया, ना लिबिया के अंदर आया, ना इराक़ के अंदर आया, ना मिस्र के अंदर आया, ना जॉर्डन के अंदर आया, ना ही वो ट्यूनिस के अंदर आया। इनकलाब नहीं आते होते सर गर्म इलाकों के अंदर। लोग यहाँ पे सिर्फ अनारकी पैदा करते हैं और वो भी थोड़ी देर के लिए होती है, या फिर ऐसी अनारकी या फिर ऐसा इज्तिमा या ऐसा एहतजाज जिससे इस्टेब्लिशमेंट बैक करें, वो थोड़ी देर के लिए कामयाब होता है सिर्फ एक आदमी को ओवरथ्रो करने के लिए, उसको उठा के बाहर फेंकने के लिए। तो अभी सरहद से ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने पब्लिक की तरफ देखना शुरू किया तो पब्लिक बाहर नहीं आई, क्योंकि गर्म इलाका है, इसके अंदर पब्लिक बाहर आएगी नहीं जी। यहाँ मौसम ही एहतजाज का 1.5 महीने का होता है, उसके अलावा तो सारे हार्श किस्म के मौसम है। मानसून स्टार्ट हो जाता है, 3 महीने तो पसीनों से जैसे कहते हैं ना मसले ही मसले होते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है बंदा पिघल जाता है। ठंड के अंदर जो आपके सामने है वहाँ पे वो इमरान खान साहब की अपनी बहनें बाहर नहीं निकलती उसमें, और अगर अब निकलती हैं तो उनके ऊपर पानी फेंक देते हैं तो वो जो है ना, ये इंकलाब के ज़रिए इमरान खान साहब का बाहर आना जो है ना मुझे नामुमकिन लगता है। ये अगर भुट्टो साहब की मिसाल लेना सर, भुट्टो साहब के साथ 2 सिनेरियो हुए थे। पार्टी उनको कहती रही जी आप बड़े लीडर हैं और आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाहर ये इंप्रेशन दिया जाता था कि भुट्टो मर जाएगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। किसी ने भुट्टो से पूछा भी नहीं कि भाई आप कंप्रोमाइज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। और अंदर जाके जो भुट्टो साहब से मिलता था उन्हें यह तसल्ली देता था कि जनाब सीरिया जो वो एक्टिव हो गया हुआ है, इजिप्ट एक्टिव हो गया हुआ है, लिबिया के जो कर्नल कज़ाफ़ी साहब हैं उन्होंने अपना जहाज़ भेज दिया हुआ, आप डटे रहें, ये फेस ही नहीं कर सकता जनरल ज़ियाउल हक़ आपको, और अल्टीमेटली आप बाहर आ रहे हैं। और उसी दौरान भुट्टो साहब जो थे फांसी चढ़ गए। सेम इसी तरह इमरान खान साहब के साथ हो रहा है कि मर्द का बच्चा है, ये कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये पीछे नहीं हटेगा, ताकि अगर वो किसी जगह करना भी चाहे बेचारा तो उसके सामने ये जो नारे हैं वो इसके सामने दीवार बन जाएं। और अंदर जाकर उसको तसल्ली भी देते हैं कि ये जो ईरान की जंग है, ये जो अमेरिका आ रहा है, ये सारे के सारे फंस जाएंगे और इनको अल्टीमेटली आपको बाहर लाना पड़ेगा। इनको एक बड़ा लीडर चाहिए होगा जो कौम को मुत्तहिद कर सके। जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है, ये सिनेरियो आपके लिए बन रहा है। उसको तसल्ली दे दे के इन्होंने मरवा देना है। मैं ऑनेस्टली आप कह रहा हूँ, जबकि मसला सिंपल ये है कि आप पॉलिटिशियन हैं, इक़्तिदार में अगर आपने नहीं आना तो आप सियासत क्यों कर रहे हैं? अगर आपने अपनी पार्टी नहीं बचानी तो आप सियासत क्यों कर रहे हैं? और अगर आपने बाकी सारी जिंदगी जेल के अंदर गुजारना है तो इस सियासत के ऊपर पे लानत भेजे, बाहर जाएं, आप कोई और काम करें। आप ये क्यों कर रहे हैं? आप ये इतना सा फार्मूला है जो इमरान खान साहब की समझ में नहीं आ रहा, और ये सारे लोग मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की अकल में ये बात ना आए। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, हसन अयूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब सईद काजी साहब मौजूद थे। कोई कसर अगर रह गई थी किसी की उम्मीद में तो चौधरी साहब ने उस पर भी पानी फेर दिया कि इनकलाब भी कोई आता नजर नहीं आ रहा। बहरहाल जनाब प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा।